शुरू करें दोस्तों। एक बार पानी पी लेते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। आज ये तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है आउट ऑफ टोटल 7 क्लास। और मुझे लगता है दोस्तों कि 7 क्लास में भी कंप्लीट नहीं होने वाला है, 10 क्लास लग जाने हैं डिविडेंड चैप्टर को। आज हम लोग क्या करेंगे डिविडेंड क्लास में? मेनली 3 काम करेंगे। एक जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि डिविडेंड का, देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। प्रैक्टिकली आप अगर किसी भी इंसान को बोलिए, किसी भी इंसान को छोड़िए, आप अगर अपने घर में भी अपने पापा को, भैया को, किसी रिलेटिव को बोलते हैं कि शेयर्स में पैसा लगाइए, शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, तो जानते हैं उनका पहला सवाल क्या होगा? उनका पहला सवाल होगा कि रिटर्न कितना मिलेगा। देखिए उनका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल जायज़ है। उनकी जगह अगर हम भी होंगे ना तो हम भी यही सवाल करेंगे कि पैसा तो चलो सामने वाला कह रहा है कि शेयर्स में पैसा लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट कि यार हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि डिविडेंड में के रूप में आपको कितना पैसा मिलने वाला है रिटर्न। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि शेयर्स में पैसा लगाइए, शेयर्स में इनकम ज़्यादा होता है। हाँ ये सही बात है कि शेयर्स में इनकम ज़्यादा होता है, सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशन, मतलब कि लॉस भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। हम लोग नॉर्मली पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। और बैंक वाले उन पैसों का क्या करते हैं? बैंक वाले उन पैसों का अल्टीमेटली वो शेयर्स में पैसा लगाते हैं और वो ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं। सर बैंक वाले ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं तो हम भी तो ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं ना शेयर्स में लगा कर। हाँ हम भी कमा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि बैंक वालों के पास एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केट के, लेकिन हम तो एक्सपर्ट्स नहीं होते ना, तो इसीलिए हम नहीं लगा पाते मार्केट में पैसा, शेयर्स में पैसा, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। तो क्यों लगाना उसमें? और सही बात है कि अगर नॉलेज नहीं है तो पैसा मत लगाइए शेयर्स में। इसका जवाब आपको मिल जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 2, सर ये डिविडेंड का पैसा कब तक मिलेगा? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन करने वाले हैं आज, ठीक है। डिविडेंड कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? चलिए ये भी करते हैं, कैसे मिलेगा। देखिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, CA, CS, CMA, LLB वगैरह में जो भी ये चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चंस बड़े ही प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं या थ्योरेटिकली भी पूछे जाते हैं, MCQ भी पूछे जाते हैं। तो वो सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, यकीन मानिए। आप एक बार बस इस क्लास को देखिए थोड़ा सा, जितना भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। पहला सवाल, कितना मिलेगा? ये सवाल है हर आदमी का, इवन मेरा भी। देखिए आप जब किसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं, जैसे जैसे एक अच्छी कंपनी का नाम बताइए। कोल इंडिया लिमिटेड, आप जानते हैं ना कोल इंडिया लिमिटेड? चलिए कोल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है, इनके शेयर्स, आपने इनके शेयर्स ख़रीदे हैं। मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। आप में से बहुत लोग होंगे जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है एक बार बता देना कि जो लोग नहीं जानते होंगे वो समझ जाएंगे कि क्या है। कोल इंडिया लिमिटेड की जो फेस वैल्यू है शेयर्स की, एक शेयर की बात कर रहे हैं, एक शेयर, उसकी फेस वैल्यू है ₹10, 10 रुपये। लेकिन जानते हैं मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? सर पहले तो ये बताओ मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है। सुना तो हूँ बहुत सारे जगहों पर कि मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस है,
ये है बाज़ार भाव। सर भाव खाना तो पता है, लेकिन बाज़ार भाव क्या है? बाज़ार भाव का मतलब होता है आज खरीदेंगे कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सैमसंग का फ़ोन ख़रीदना है, तो आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना उसके, और अगर आपको बेचने हैं तो आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो सेम ऐसे ही होता है, ये मार्केट है। मतलब कि एग्ज़ाम्पल पता नहीं सही हुआ कि नहीं लेकिन जस्ट इसे समझ सकते हैं कि बाज़ार भाव कितने में बेचा जाएगा, कितने में ख़रीदा जाएगा, आज के डेट में कितना देना पड़ेगा, और अगर इसे बेचेंगे तो कितना मिलेगा। बस यही है मार्केट वैल्यू। मतलब कि आज के डेट में कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स कितने रुपए में बिक रहे हैं। एक बेच रहा है तो दूसरा ख़रीद रहा है ना, तो कितने रुपए में बिक रहे हैं। आई थिंक मैंने देखा था 130 रुपये समथिंग है एक शेयर का दाम, ठीक है। लेकिन इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये में। मतलब जो सबसे पहले इस शेयर्स को ख़रीदा होगा आईपीओ में। आईपीओ क्या है दोस्तों, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, उस पर पूरी एक क्लास लग जाएगी। मतलब पूरा सब कुछ बताऊंगा तो 10 घंटे की क्लास हो जाएगी। वो सब बताऊंगा आपको, जो उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स हैं उसमें। जो शुरुआत में ख़रीदा होगा वो 10 रुपये में ख़रीदा होगा। मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, और इसने 100 शेयर्स खरीदे थे। तो 100 शेयर्स को कितने में ख़रीदा होगा? ये 100 शेयर्स हैं इंटू ₹10 फेस वैल्यू पर 1000 रुपये में। 1000 रुपये में मिस्टर एक्स को 100 शेयर मिल गए थे। लेकिन आज के डेट में उसी 100 शेयर की कीमत अगर वो बेचने जाए तो ये 100 शेयर्स थे उसके पास। एक शेयर की कीमत कितनी है आज? 130 रुपये। ओह माय गॉड, 13,000 13,000 रुपये। मतलब 1,000 की चीज़ जो उसने ख़रीदी थी, आज उसी को अगर वो बेचने जाए तो उसको 13,000 रुपये मिलेंगे, मतलब 12,000 का प्रॉफिट। दोस्तों ये उल्टा भी हो सकता है कि हो सकता है उसका मार्केट वैल्यू कभी गिर जाए। तो चीज़ें इस तरह से मतलब फ्लक्चुएट होती है, वैल्यू अप्स एंड डाउन, मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर तो होता नहीं है, ठीक है। और उसमें जानते हैं सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना मार्केट सेंटीमेंट्स। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मार्केट सेंटीमेंट्स सबसे बड़ा फैक्टर होता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक रिलायंस छोड़िए, रियल लाइफ एग्जांपल नहीं देते हैं। मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है और उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, वो फ्री में बहुत कुछ दे रखा है, तो उसका गुडविल भी बहुत अच्छा है। मार्केट वैल्यू 100 रुपये से मान लीजिए कि 50,000 रुपये चला गया है एक शेयर का। अब मान लीजिए कि किसी दिन उसने एक छोटा सा गलत काम किया या कोई काम किया जिसमें कि कानून का कंप्लायंस नहीं हुआ, और एज ए रिज़ल्ट पुलिस आई। हम लोग कहते हैं ना कि छोटी छोटी गलती होने पर इसे मार डालो, इसे पकड़ लो, इसे जेल में डालो, हम लोग कहते हैं ना ऐसे। हाँ, तो मान लीजिए कि पुलिस आई और उनके हाथों में हथकड़ी लगा दी, और मान लीजिए कि वो जाते जाते छूट गए, कोर्ट ने उन्हें बरी भी कर दिया, बाइज्जत बरी। लेकिन जानते हैं दोस्तों, उस बड़े आदमी के हाथ में एक बार अगर हथकड़ी दिख जाए, हथकड़ी तो छोड़ो, अगर ये दिख जाए कि पुलिस का रेड पड़ा है उनके घरों में, उनके घर में, तो लोग इस डर से कि अरे अरे कंपनी ने कुछ गलत काम किया है, कंपनी के शेयर सब गिर जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सोच के अपने आप में लोग शेयर्स को बेचना चालू कर देंगे। प्रैक्टिकली यही होता है मार्केट सेंटीमेंट। एक एक न्यूज़ का, टीवी के एक एक न्यूज़ का, मार्केट के एक एक न्यूज़ का मार्केट वैल्यू पर शेयर्स के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और इन रियलिटी ये ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा फैक्टर अगर कुछ है तो वो है मार्केट सेंटीमेंट्स। चलिए इस पे बहुत बातें हो गई। तो बता रहा था कि फेस वैल्यू जो होता है, जब कंपनी इशू होती है फर्स्ट टाइम तो उसे अपना फेस वैल्यू रजिस्टर करना पड़ता है कि आपकी एक शेयर की कीमत कितनी होगी। तो नॉर्मली 10 रुपये होते हैं, 100 रुपये होते हैं, 1 रुपये भी होते हैं। तो मान लीजिए कि ये 10 रुपया था कोल इंडिया का, वैसे रियलिटी है 10 रुपया था कोल इंडिया का,
और उसकी मार्केट वैल्यू आई थिंक 130 रुपये है आज। अब देखते हैं कि डिविडेंड कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। दोस्तों अगर आपको पहले थोड़ा बोरिंग लग रहा हो तो उसे आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। कितना मिलेगा, अब यही है मिस्टर एक्स, इसके पास कोल इंडिया के कोल इंडिया लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स कहते हैं हमने, 100 शेयर्स ना, 100 शेयर्स। कैसी राइटिंग हो गई है ना। अब मान लीजिए कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। देखिए कंपनी दो तरह से डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, एक तरीका है बता दो, रुपीस पर शेयर, मतलब साफ साफ कंपनी बता देगी कि ₹1 पर शेयर डिविडेंड आपको मिलेगा, या फिर ₹10 पर डिविडेंड मिलेगा, पर शेयर मिलेगा, या ₹5 पर शेयर मिलेगा आपको। साफ साफ कंपनी बता देगी कि एक शेयर जो आपके पास है उस एक शेयर के बदले हम आपको कितना रुपये डिविडेंड दे रहे हैं। ये एक तरीका है, ये बहुत ही आसान है इसमें कैलकुलेट करना, कि जैसे आपके पास अगर 100 शेयर्स हैं तो एक शेयर पर कितने दे रही है, ₹1 दे रही है डिविडेंड, ठीक है। एक शेयर पर ₹1 डिविडेंड दे रही है तो आपके पास 100 शेयर हैं, ₹100 मिला आपको डिविडेंड। एक शेयर पर अगर ₹10 डिविडेंड देती है, ₹10 पर शेयर, 100 शेयर है आपके पास, एक शेयर पर ₹10 डिविडेंड, तो ₹1000 डिविडेंड आपको मिलेगा। ये डिविडेंड है। ₹100 शेयर थे, कंपनी ने कहा कि ₹5 पर शेयर देंगे डिविडेंड। अगर ₹5 देता है पर शेयर, ₹500 हो गए डिविडेंड। ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है क्योंकि वो खुद ही बता देती है कि एक शेयर पर हम आपको इतना डिविडेंड देंगे। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है परसेंट में बताती है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ओहो, 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 100% डिविडेंड। अरे सर इतना मत बढ़ाओ, अरे सर 500% डिविडेंड क्यों बढ़ा रहे हो, इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्या इतना देती है, देती है सर। कोल इंडिया ने 290% डिविडेंड भी दिया है, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए, एक हो गया कि पर शेयर पर डिविडेंड कंपनी खुद बता देगी। तो अगर आपके पास शेयर्स आपने ख़रीद रखे हैं या आप अगर ख़रीदेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया है तो कंपनी ने बता दिया है कि एक शेयर पर इतने रुपए डिविडेंड आपको मिलने वाले हैं, या फिर कंपनी ने सीधा सीधा 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया है या 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये दोनों में एक न्यूज़ आएगा आपको। आप अभी भी इंटरनेट खोल के देख सकते हैं क्लास के बाद, चलते हुए भी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक छोटा सा ना आपको कॉमेडी सीन दिखाते हैं आपको, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये है मिस्टर, क्या नाम रखूं, चलिए रख देते हैं आलोक, ये अलग जगह का। इसके पास कोल इंडिया लिमिटेड के, वीडियो हिल रहा है क्या, नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड के 1000 शेयर्स हैं। कोई बड़ी बात नहीं है 1000 शेयर्स होना, हो सकता है कि स्टार्टिंग में लिया था जब ₹10 था वो फेस वैल्यू, वो तो अभी भी है, फेस वैल्यू पे जब इश्यू हुई थी तो 1000 शेयर ले लिए उसने 10,000 रुपये में, और आज इसकी मार्केट वैल्यू
ये मार्केट वैल्यू समझ आएगा एम भी। ये है सपोज जस्ट लेते हैं 130 रुपये, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल। अब क्या हुआ, कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड कितना, 50%, चलिए करती है 10%, 50%, 100%, 500%। अब बताइए उसे कितना पैसा मिलेगा। अब मिस्टर आलोक की थिंकिंग देखिए। अब आलोक ये सोचता है कि यार मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स मेरे पास हैं, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है एक शेयर की, बाज़ार भाव, वो है 130 रुपये एक सिंगल शेयर के। तो उसने लगाए थे कितने पैसे, उसने लगाए थे 1000 शेयर्स थे इंटू ₹10, 10,000 रुपये लगाए थे। और उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई आज, 1000 शेयर्स थे इंटू ₹130, कितना हो गया ये, 13, 3 1 4 है ना, 1,30,000। अरे बाप रे, 10,000 रुपये लगाए थे और आज उसकी मार्केट वैल्यू 1,30,000। तो ये सोचता है कि कंपनी ने 10% डिविडेंड को डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब है कि मेरे एक शेयर की कीमत 130 रुपये है, तो 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इसका मतलब एक शेयर पर उसे 13 रुपये मिलेंगे। 130 का 10% तो 13 रुपये होते हैं ना। हाँ, अच्छा, कंपनी ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो इससे लग रहा है कि 130 का आधा कितना होता है, 65। जी हाँ, 100% मतलब 130, 500%, 13×5 65, 650 रुपये। इसे लग रहा है कि जो एक शेयर है 130 रुपये, उस पर जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 10%, 50% ऐसे करके, उस पर डिविडेंड जो मिलेगा उसे इस तरह से मिलेगा, और वो बड़ा खुश हो गया। इसके अकॉर्डिंग कितने पैसे मिलने वाले हैं इसे, एक शेयर पे 13 रुपये मिलेंगे, और इसके पास थे 1000 शेयर्स, है ना। तो 1000 शेयर इंटू 13 कितना हो गया ये, 13,000। 65,000, 1,30,000, 65,000। ओ माय गॉड, उसे लगता है कि अगर कंपनी 100% डिविडेंड डिक्लेयर कर दी है तो उसे 1,30,000 रुपये डिविडेंड मिलेंगे, और अगर 500% डिविडेंड डिक्लेयर की है तो उसे 6,50,000 मिलेंगे। अब मान लीजिए कि ये सिनेरियो हुआ, कंपनी ने 500% डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया है, ऐसा होता है, ठीक है। कोल इंडिया ने 290% डिविडेंड डिक्लेयर किया है एक टाइम। अब ये जो मिस्टर आलोक है खुश हो गया, क्यों, सोच रहा कि डिविडेंड के रूप में 6,50,000 रुपये आने वाले हैं। अरे ये तो भयंकर हो गया, ये खुश है, ठीक है। अब खुशी के मारे इसने क्या किया कि इसने अब सोचा कि अरे 6,50,000 रुपये आएंगे तो मैं बाइक लूँगा। क्या करेगा बाइक लेके, भाई गर्लफ्रेंड को घुमाऊँगा, एक अच्छा सा मोबाइल लूँगा, दोस्तों को भी बता दी कि मैं कल बाइक पे आऊँगा, मैं नया फ़ोन लेके आऊँगा, मैं एक वॉच लूँगा, भाई मैं गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लूँगा।
ये अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा है, और मज़े की बात है कि इसने इन सबको बता भी दिया है। फ्रेंड्स को बता दिया, गर्लफ्रेंड को बता दिया कि कल मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। कौन है? ठीक है। और रात में इसे खुशी के मारे नींद नहीं आया कि 6,50,000 रुपये अब तो इसके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं। और बताइए ना, ड्रेसेस के भी ख्वाब देख लिए इसने। अब होती है इधर से कानून की एंट्री, कानून की एंट्री। अब ये सोच रहा है, लग रहा है क्या कि सोच रहा है ये वही आलोक कि कानून की एंट्री हुई है, इसका क्या मतलब है भाई? पैसे मिलेंगे कि नहीं? हमने तो इतने बड़े बड़े वादे कर दिए सबको, गर्लफ्रेंड तक को बता दिया, फ्रेंड्स को बता दिया, यार बेइज्जती हो जाएगी अब तो अगर नहीं मिला तो। अब कानून की एंट्री हुई है बीच में, और कानून कहता है कि भाई साहब देखो, मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और मैं डायरेक्टली बोलूँगा। और डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि बाबू डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है ना, वो फेस वैल्यू पे होता है। क्या कहा मैंने? डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है 10%, 50%, 100%, 500%, वो फेस वैल्यू पे होता है, फेस वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे कभी भी नहीं होता डिविडेंड डिक्लेयर। डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू, डिविडेंड ऑन मार्केट वैल्यू कभी भी नहीं, नेवर। मार्केट वैल्यू पे तो डिविडेंड कभी भी डिक्लेयर नहीं होता सब, ये होता है फेस वैल्यू पे। वैसे एक और चीज़ पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है कि अगर टेक्निकल वर्ड है थोड़ा, कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं ना कंपनी के आर्टिकल, ये अगर अथराइज कर दे, मतलब अगर उसमें लिखा हो तो कंपनी डिविडेंड देगी। वीडियो आ रहा ना, कट नहीं रहा ना? पेड अप प्रपोर्शन पर, पेड अप वैल्यू पर, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, ठीक है? चलिए बता ही देता हूँ। ये समझ में आया ना कि कानून की एंट्री हुई और कानून ने कहा कि भाई मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड कभी नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलता, हम इसकी इजाज़त नहीं देते। कानून, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे कभी भी नहीं मिलेगा, और पेड अप वैल्यू पे कभी कभी मिल सकता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ने अथराइज़ कर रखा है। देखिए होता क्या है कि डिविडेंड ऑन पेड अप, डिविडेंड ऑन पेड अप वैल्यू, कंपनी जो शेयर्स इशू करती है ना, वो मान लीजिए कि इशू प्राइस है ₹10 फेस वैल्यू, तो एक बार में ये पैसे नहीं मंगाती है, एक बार में नहीं मंगाती है। इस पैसे को कैसे मंगाती है? इस पैसे को मंगाती है इंस्टॉलमेंट में। ये सब पुरानी बातें हैं दोस्तों। 10 रुपये की चीज़ कौन इंस्टॉलमेंट पे मंगाता है? अब इंस्टॉलमेंट पे मंगाती है, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन के वक्त मंगा लिया 2 रुपये या 4 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा लिया, अलॉटमेंट 2 रुपये मंगा लिया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मंगा लिया, और फाइनल कॉल पे 2 रुपये मंगा लिया, ये हो गया 10। प्रैक्टिकली अब ये होता नहीं है ऐसा, ठीक है, बहुत ही रेयर। अब किसी ने 100 शेयर लिए हैं तो उसे एप्लीकेशन पे कितना देना पड़ेगा? 100 × 4, 400 रुपये।
अलॉटमेंट के टाइम कितना देना पड़ेगा? 200 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 200 रुपये। फाइनल कॉल पे कितना है? 200 रुपये। कितने हो गए? 1000 रुपये। यार 1000 रुपये तो 1000 के शेयर ले रहे हो, उस पर भी क्या कंपनी इंस्टॉलमेंट पे मांगने वाली है आपसे? आपको ऐसा लगता है? 2 रुपये 5 रुपये करके। ऐसा अब नॉर्मली नहीं होता, ठीक है, एक बार में मंगा लेती है कंपनी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कंपनी ने ये कॉल अभी नहीं किया है, ये कॉल नहीं किया है, तो आपने इतना पे किया। जब कंपनी ने ये अभी कॉल ही नहीं किया, मान लीजिए नॉट कॉल्ड, नॉट येट कॉल्ड, तो एक्चुअली कॉल्ड कितना है? और आपने पेड किया है कितना? 4 2 6 2 8, 8 रुपये पे किया आपने एक शेयर पर। तो आपके पास 100 शेयर्स थे, उस पर आपने 8 रुपीज़ पेड किया है, तो कितना हो गए? 800 रुपये पे किया आपने, 800 रुपया टोटली पेड। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ये अथराइज़ करके रखा है कंपनी को कि आप चाहो तो डिविडेंड ऑन पेड अप वैल्यू पे दे सकते हो, पेड अप वैल्यू पे दे सकते हो, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा, सपोज़ मान लीजिए कि 10% डिविडेंड मिल रहा है, तो 10% डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता। फेस वैल्यू कितनी है? 10। 1 रुपया मिलता डिविडेंड, ₹1 डिविडेंड पर शेयर। तो आपके पास थे 100 शेयर इंटू ₹1, 100 रुपये डिविडेंड आपको मिलता, अगर आर्टिकल ने अथराइज़ नहीं किया होता तो। लेकिन क्योंकि आर्टिकल ने अथराइज़ किया है, तो अब आपको कितना मिलेगा? अब आपको मिलेगा 10% ऑफ 800, सीधा सीधी ले लेते हैं, ठीक है। ये 800 रुपये थे, इसका 10% 80 रुपये डिविडेंड मिलेगा। सर डायरेक्ट कैसे कर दिया आपने? अरे एक शेयर की कीमत कितनी है? एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, फेस वैल्यू है ना, लेकिन इस पर आपको 10% अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल ने कहा है कि पेड अप वैल्यू को दो, और पेड अप वैल्यू कितना है? 8 रुपया है। आपने 8 रुपये पे किया था ना, यहाँ पर 8 रुपया है, तो इसका 10% मिलेगा। इसका 10% कितना हो गया? 80 पैसा हो गया। तो एक शेयर पर आपको 80 पैसा मिलेगा पर शेयर। तो आपके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे, इंटू ₹80 पैसा, कितने हो गए टोटल? 800, सॉरी 80 रुपये हो गए, 80 रुपये हो गए डिविडेंड। ये बहुत ही कम होता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गया है कि डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे मिलता है, और अगर आर्टिकल ने अथराइज़ किया है तो फिर ये पेड अप वैल्यू पे भी मिल सकता है, कि जितना आपने पे किया है अभी तक उस पर, ठीक है। इन दोनों पे भी हो सकता है, मतलब या तो ये या तो ये, बशर्ते कि इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ने मस्ट हैव अथराइज दिस। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। पीछे देखते हैं ना, ये मिस्टर आलोक ने कितने ख्वाब सजाए थे कि इससे इतना रुपए मिलेगा। 500% जब डिक्लेयर किया था तो 6,50,000 मिलने वाले थे इसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली इसे मिला कितना, यहीं कर लेते हैं ना। आलोक के पास कितने शेयर्स थे? आलोक के पास थे 1000 शेयर्स थे उसके पास, ठीक है। 1000 शेयर्स थे, मार्केट वैल्यू थी 130 रुपये। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, हमने ये वाला एग्जांपल लिया था कि 500% डिविडेंड डिक्लेयर किया है,
तो उसे लगा कि मार्केट वैल्यू तो 130 है, तो उसका 500% मतलब 650 रुपये करके मिलेगा एक शेयर पर। तो टोटल 6,50,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि उसके पास तो 1,000 शेयर्स हैं। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ इसे एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा थोड़ा। मुझे ये पहले करना चाहिए था, मैं चला गया, इससे पहले थोड़ा क्लियर कर लिया। चलिए कोई बात नहीं। इसने ख्वाब सजाए, बाइक तो मिलेगा नहीं। अच्छा पहले देख लेते इसे मिलेगा कितना। इसके पास हैं 1,000 शेयर्स, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 फेस वैल्यू। मतलब फेस वैल्यू, डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे मिलता है ना, अभी तो बताया। और कंपनी ने डिक्लेयर कितना किया है? पेन कहाँ गया? अरे मेरे पास सारे पेन ख़त्म हो गए, सब कोलकाता में छोड़ के आ गया हूँ दोस्तों। अब जाऊँगा तो लेके आऊँगा। सर ख़रीद नहीं सकते क्या? ख़रीद सकते हैं ना। 1,000 शेयर्स फेस वैल्यू, और जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है 500%। मतलब 10 रुपये का 500% कितना होता है? ₹50। हौच-पौच हो गया नहीं? यहाँ आ जाएगा। आलोक 1,000 शेयर्स, किसका? कोल इंडिया का। मार्केट वैल्यू 130 रुपया, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है 500%। सोचा 130 का 500%, 650, और इसके पास थे शेयर्स थे कितने? 1,000, 6,50,000, और बीच में एंट्री हो गई कानून की, और कानून ने कहा कि एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है ₹10। ठीक ठीक। तो जो अगर डिविडेंड 500% है, तो 500% ऑफ फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 रुपये एक शेयर पर। एक शेयर पर 50 रुपये डिविडेंड, ₹50 मिलेगा एक शेयर पर। तो इसके पास तो 1,000 शेयर्स हैं, इंटू ₹50 कितना हो गया? 50,000। दिख रहा है? ओ माय गॉड। आलोक क्या करेगा? उसने सपने सजाए कि उसे 6,50,000 रुपये की डिविडेंड मिलने वाली है। 500% कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। मार्केट वैल्यू तो 130 है, तो 130 का 500% इतना हो गया, इतना इतना उसे मिलेगा। आप उसने सपने भी सजा लिए, बाइक खरीदूँगा, गर्लफ्रेंड को घुमाऊँगा, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दूंगा, ड्रेसेस खरीदूँगा, मोबाइल खरीदूँगा, सब कुछ। क्या ये बाइक हो पाएगा? मिलने वाला कितना है उसे? 50,000 एक्चुअली। जा, कुछ नहीं होने वाला, ये हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपने जो सपने सजाए थे वो सपने पूरे नहीं होंगे आपके इस तरह से, क्योंकि आपने सपने गलत देख लिए थे, वो एक्चुअली नहीं थे। आपने बस अपनी इमेजिनेशन की कि जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो मार्केट वैल्यू पे होता है, जबकि डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। पेडअप पे भी हो सकता है, मैंने कहा कि अगर आर्टिकल्स ने अथराइज़ किया है तो। एमआरएफ कंपनी के बारे में जानते हैं? सर कैसे बात कर रहे हो, पूरा क्रिकेट देखा हूँ इतना, सचिन तेंदुलकर। इस कंपनी की फेस वैल्यू जानते हैं? ₹10। मार्केट वैल्यू जानते हैं? 80,000 प्लस है, आए शायद 82,000 समथिंग है, मैंने देखा था। क्या
सर आप गलत लिखे हो। नहीं लिखा हूँ गलत सर, गलत लिखे हो। 10 रुपये फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू 82,000। ऐसा थोड़े ना होता है, ऐसा है। आप जाके गूगल कर लो एक बार MRF शेयर प्राइस बस। तो सोचो कि जिस आदमी ने अगर सिर्फ 1,000 शेयर लिया होगा, कितने में लिया होगा? 10 में। फेस वैल्यू था 10 रुपये, मतलब पैसे लगाए होंगे 10,000। इन्वेस्टेड। और आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 82,000 इंटू 1,000 शेयर्स, मतलब कितना सुनना लगेगा? 8 2 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ ये? 8 करोड़ 20 लाख। 10,000 रुपया लगाया था कभी, और आज उसकी कीमत 8 करोड़ 20 लाख रुपये है। सर क्या ऐसा होता है? ऐसा है सर, लेकिन यस बैंक में और इस तरह के बैंक में जो शेयर्स लगाया गया उनकी मार्केट वैल्यू तो काफ़ी गिर गई है। वैसा भी है कि पूरे के पूरे अर्श से फर्श पे आके गिर गए। हो सकता है कि मतलब किसी कंपनी की, मान लो कि कोई एक्स कंपनी है, उसके शेयर की कीमत आज मार्केट में अगर 1,000 पर शेयर है, तो हो सकता है कि कल या कुछ दिनों के बाद उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 100 रुपये रह जाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है दोस्तों। तो अगर आपके पास शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ कभी भी शेयर्स में इन्वेस्ट ना करें, और ब्रोकिंग फर्म या किसी की बातों में आकर तो कभी भी इन्वेस्ट ना करें। आपको लॉस होने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए। चलिए इसे लॉक करते हैं ना। मतलब क्या क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि डिविडेंड कितना मिलता है, ये आपको समझ में आ गया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है। जितने भी शेयर्स आपके पास हैं उसमें देखिए एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, उस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए डिविडेंड परसेंटेज को, कि कंपनी ने कितना % डिविडेंड डिक्लेयर किया है। या तो फिर अगर कंपनी ने डायरेक्टली कह दिया है कि भाई 3 रुपये पर शेयर देंगे डिविडेंड, तो आपके पास अगर 1,000 शेयर्स हैं तो 1,000 इंटू 3 हो गए 3,000। 3,000 रुपये मिलेंगे आपको। इस तरह से मिलता है डिविडेंड, मतलब इतना अमाउंट मिलता है डिविडेंड। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था दूसरा सवाल? कब तक मिलेगा? अच्छा, डिविडेंड कब तक? आई मिस लाइव क्लासेस यार। लाइव क्लासेस होती ना, सच में मज़ा आ जाता। मतलब कि सामने से क्वेश्चंस हो, इधर से आंसर्स हो, बड़ा मज़ा आएगा उसमें। आई एम मिसिंग दैट यार। तो डिविडेंड कब तक मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कितना मिलेगा ये तो समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? भाई कोई टाइम लिमिट तो होनी चाहिए ना। कंपनी ने आज डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 1 साल के बाद मिलेगा, 1 दिन के बाद मिलेगा, कब मिलेगा? हेजी हो गया वीडियो, भाई क्लियर हो जा। कब मिलेगा? 1 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर? आखिर कब कब पैसे मिलेंगे आपको डिविडेंड के? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके लिए ना आपको एक टाइमलाइन समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये है, कोई अच्छी कंपनी का नाम बताइए। चलिए उसी को ले लेते हैं ना, कोल इंडिया।
सर कोल इंडिया से बड़ा प्यार है आपको, बार बार कोल इंडिया कर रहे हो। हाँ, क्योंकि कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और मेरी नज़र है कोल इंडिया लिमिटेड, और आई गेस कि उन्हें मिल जाए जल्दी। आई विश, दिल से विश कि बहुत जल्द मिल जाए उन्हें, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। चलिए वापस आते हैं। कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया है 1 जनवरी, जनवरी, अच्छा 1 जनवरी को डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कुछ नहीं, सीधा सीधा 30 दिन जोड़ दीजिए, 30 जनवरी हो गया, कहानी ख़त्म। सर क्या बोल रहे हो, इतना आसान है? इतना ही आसान है। 30 दिन में पैसे मिल जाएंगे डिविडेंड के। मतलब 30 दिन में मिल जाएंगे, मतलब 30 दिन में मिल जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ कि आज अगर 1 जनवरी है, 1 जनवरी को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 30 जनवरी तक आपको पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब कि 1 महीने में पैसे मिल जाते हैं। ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा, अभी तो कहा 30 दिन में मिल जाते हैं। तो 30 दिन और 1 महीना एक ही होता है क्या? अब मैं बोलूँ फरवरी मंथ तो 28 दिन, और 2 दिन पहले मिल जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ मार्च तो 31 है, 31 दिन, 1 दिन लेट हो जाएगा। तो ये सब नहीं, 30 डेज़, 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन। कंपनी ने जब भी डिविडेंड को डिक्लेयर किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड मिल जाता है दोस्तों। वाह, समझ में आ गया। 30 दिन में डिविडेंड मिल जाता है। डिविडेंड कब तक मिलेगी? 30 दिन में, डिक्लेरेशन से। इजी था ना? इसमें एक टाइमलाइन और जोड़ते हैं। ये है 5th डे। ये 5 दिन क्यों लिखा? मैं कुछ लिख रहा हूँ। वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अच्छा, विदिन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। अच्छा, विदिन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। क्या 5 दिन के बाद क्या? डिपॉजिट। ओह, डिपॉजिट्स करो क्या? एंटायर अमाउंट किसका? डिविडेंड का। ओह, 5 दिन के अंदर अंदर, ये विदिन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट्स करने होंगे डिविडेंड के पूरे पैसे। अच्छा सर, लेकिन कहाँ? हाँ, ये तो बताया नहीं सर। क्या एक NBFC में डिपॉजिट कर दूँ? कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं ना कि डिविडेंड तो कंपनी डिक्लेयर करती है ना, तो कंपनी सोच रही है कि NBFC में डिपॉजिट कर दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, चिट फंड में डाल दूं? नहीं 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 नहीं, एक रीजनल बैंक में डाल दूं, एक रीजनल में डाल दूं, एक अच्छा छोड़ो। पोस्ट ऑफिस में डाल दूं? बिल्कुल नहीं। तो शेड्यूल बैंक जाइए, वहाँ पैसे जमा कीजिए। सर शेड्यूल बैंक में ऑलरेडी बहुत अकाउंट है, किसी में भी डाल दूँ? कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून कहता है कि एक सेपरेट अकाउंट हो, सेपरेट अकाउंट हो, सेपरेट अकाउंट हो, सेपरेट अकाउंट हो। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के
5 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड का सारा पैसा एक शेड्यूल बैंक में और एक सेपरेट अकाउंट में जमा करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि वो अकाउंट पहले से खुला हो किसी दूसरे नाम से और आपने उसी में पैसे डाल दिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये वायलेशन ऑफ लॉ है। ठीक है, मैं सेक्शन नंबर पे अभी नहीं जा रहा हूँ, पहले कंसेप्ट्स बता रहा हूँ आपको। तो ये समझ में आया कि डिविडेंड आपको 30 दिन में तो मिल जाएगा। ऐसी हो गया क्या? नहीं, डिविडेंड 30 दिन में तो मिल जाएगा, ये आपको कुछ नहीं करना है उसमें। लेकिन कंपनी को डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड का सारा पैसा एक शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट खोलकर उसमें डिपॉजिट कर देना पड़ता है। सर क्यों? अरे क्योंकि इसी पैसे से अब इसी जो सेपरेट अकाउंट है ना, सेपरेट बैंक अकाउंट है, इसी से डिस्ट्रीब्यूट हो गए पैसे। इसे देना है, इसे देना है, इसे देना है, जिसे भी देना है इसी अकाउंट से दिया जाएगा। अच्छा, तो सेपरेट अकाउंट इसीलिए खोला जाता है कि उस सेपरेट अकाउंट से डिविडेंड दिया जाता है। सेपरेट अकाउंट कहाँ? शेड्यूल बैंक। और इसी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट बोलिए या पेमेंट बोलिए, इसी से किया जाता है सबको। अच्छा, थोड़ा फंसाओ आपको क्वेश्चन में, थोड़ा मतलब इसी में फंसाओ आपको थोड़ा, इसी क्वेश्चन में। सर आप हमें फंसाओगे? सोच तो रहा हूँ, ट्राई कर लो। मैंने कहा कि विदिन 5 डेज, विदिन 5 डेज, अभी क्वेश्चन करूँगा इसे, ठीक है ना, इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ। एंटायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड शेड्यूल बैंक में जमा करना पड़ता है। अब मेरा क्वेश्चन, दोस्तों अभी तो बस कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। जब कॉन्सेप्ट्स एक बार ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी 6 क्लास 7 क्लास लगे, आई डोंट माइंड कि कितना भी क्लास लगे, मैं सब का सब कराने वाला हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर जो क्लासेस शुरू होंगे उसमें इतने क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, 40-50 क्वेश्चंस छोटे छोटे चैप्टर से भी, कि अगर अभी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं भी होता है तो उस वक्त एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और मैं सारा क्वेश्चंस खुद सॉल्व करूँगा। मैं जानता हूँ कि अगर मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो आप भी सॉल्व नहीं करेंगे, आप बस आंखों से देख लेंगे, लेकिन वो काफ़ी नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी लिख के करें, क्योंकि मैं खुद करने वाला हूँ ऐसा। तो सवाल है कि ये 5 डेज़ कौन से हैं? सर ये तो डिक्लेरेशन से 5 डेज़ है, हमें पता है डिक्लेरेशन से 5 डेज़ है, ये थोड़े पूछा। ये 5 वर्किंग डे है क्या? वर्किंग डेज है क्या? ये तो पता नहीं, कुछ और ऑप्शन दो। सर ये नॉर्मल डेज है क्या? सर पता नहीं। सर ये कैलेंडर डेज है क्या? सर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। ये कैलेंडर डेज और नॉर्मल डेज क्या फ़र्क थोड़ा है ना, ये दोनों तो सेम है, मुझे पता है, इसीलिए जानबूझ के लिखा हूँ। तो बताइए, आप बताइए। डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर अंदर एंटायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल हैव टू बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक। तो 5 दिन कौन से 5 दिन? वर्किंग डे क्या? एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि 13 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। तेरह अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अब बताओ। अच्छा, एक सवाल इसमें और था, और घुसेड़ता हूँ एक सवाल इसमें। वो सवाल है कि जो 5 डेज़ है वो इंक्लूसिव दिख रहा है, इंक्लूडिंग डे ऑफ डिक्लेरेशन है क्या? मतलब अगर 13 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है
तो हमने कहा कि 5 दिन में, 5 डेज़ में डिपॉजिट करना है सेपरेट शेड्यूल बैंक में। तो 5 दिन जो होगा वो इंक्लूडिंग 13 तारीख को लेके करना है क्या? मतलब 13, 14, 15, 16, 17। अगर आप इंक्लूडिंग लेते हैं 13 से लेकर 13 + 5 कितना हो जाएगा? इंक्लूडिंग दिस तो हो जाएगा 17 अगस्त। अगर इसे एक्सक्लूडिंग करते हैं तो 13 + 5 ये अब एक्सक्लूड नहीं होगा, 18 अगस्त। बताइए, मतलब 2 सवाल है आपके पास। एक, 5 दिन वर्किंग डे होगा कि नॉर्मल डे होगा, और दूसरा सवाल है कि क्या जिस दिन को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उस दिन को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ। साफ साफ लिखा है कि विद इन 5 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। वर्किंग डे नहीं लिखा है, तो जब वर्किंग डे नहीं लिखा है तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है अपने तरफ से। अगर ये वर्किंग डे होता तो साफ साफ लिख देता कि वर्किंग डे में करना है। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि 13 अगस्त को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 5 दिन, 5 डेज़ कितना हो जाएगा? 18 अगस्त। और ये ना एक्सक्लूडिंग होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग नहीं होगा। इसे नहीं लेना है, इसे छोड़ के लेना है। अच्छा, समझ में आया। तो 13 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, वहाँ से 5 दिन 18 अगस्त। सर 15 अगस्त को तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। यस, वो तो नेशनल हॉलीडे है भाई। अब क्या करें? तब तो आपको 4 दिन मिला। और सर 16 अगस्त को क्या हुआ ना कि संडे पड़ गया। अच्छा, तब तो 3 दिन रह गया। सर लेकिन हमें तो 5 दिन का वक्त दिया है ना कि 5 डेज़ में डिविडेंड का अमाउंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन बीच में तो 15 अगस्त पड़ जा रहा है, बीच में तो चौथा शनिवार पड़ जा रहा है, बीच में तो रविवार पड़ जा रहा है, तो टाइम कहाँ मिल रहा है हमें डिपॉजिट करने का। कानून ने कहा कि ये सब हमें नहीं पता, 5 दिन में डिक्लेयर करना है, मतलब 5 दिन में डिक्लेयर करना है। एनी हाउ टिल 18th of August must deposit, मस्ट डिपॉजिट। कोई ऑप्शन नहीं है साहब। अरे बाप रे, बड़ा हार्श रूल है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में तो आया। लॉक करें इसे? हाँ सर कर दो। एक बार फिर से बता दो ना एक लाइन में। अच्छा देखिए, डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड का सारा पैसा एक शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट खोल के डिपॉजिट करना पड़ता है, और उसी सेपरेट अकाउंट से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और वो जो 5 दिन है, 5 दिन नॉर्मल डेज़ है, बिल्कुल भी कैलेंडर डेज़ है, वर्किंग डे नहीं है। बीच में कोई भी हॉलीडे आए, ऐसा नहीं कि हॉलीडे को आपने एक्सक्लूड कर दिया, उसको इंक्लूड कर लीजिएगा कि हॉलीडे है चाहे जो है, हमें मतलब नहीं है। 5 दिन मतलब 5 दिन। ठीक है सर, कंप्लीट। देखिए इसके बाद क्या होता है ना कि 30 डेज़ में अगर, क्या इसे बताऊँ अभी, वीडियो कितना बड़ा हुआ, 54 मिनट का। ये था 1 जनवरी, यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ था। अच्छा, हमने कहा कि 5 डेज़ में डिपॉजिट्स कर दो एंटायर डिविडेंड अमाउंट। कहाँ? सेपरेट अकाउंट शेड्यूल बैंक। अच्छा, और
1 जनवरी से लेके 30 डेज़, मतलब कि 30 जनवरी तक पे हो जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए एकदम। ठीक है, कंपनी को पे करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। अब 5 दिन, जो 30 दिन है ना, यहाँ से मत ले लीजिएगा, ये तो यहाँ से है, ये भी यहाँ से है, ये भी यहाँ से है। ठीक है, टाइमलाइन पेमेंट का यही है, 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अब ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर अंदर पैसे को डिपॉजिट करें। अब मान लीजिए कि 30 डेज़ यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और अभी भी मान लीजिए कि अकाउंट में 1 लाख रुपए डिविडेंड, 1 लाख रुपए अभी भी अनपेड है या अनक्लेम्ड है। सर ये कौन से भारी भारी वर्ड लिख रहे हो, अनपेड अनक्लेम्ड? देखिए बताऊं, अनपेड मतलब कंपनी ने पे नहीं किया। अच्छा सर, इतनी हिंदी मत लिखो, हमें आता है। अनपेड मतलब पे नहीं किया कंपनी ने। मान लीजिए कि जिसे डिविडेंड मिलने वाला था, कंपनी को लगता है कि इसे नहीं मिलना चाहिए, राइट टू रिसीव डिविडेंड को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, ऐसा हो सकता है दोस्तों, तो कंपनी उस शेयर्स को एवेड कर लेती है, मतलब उस डिविडेंड को एवेंस बोलते हैं उसे, नहीं देती है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा जिसके चलते कंपनी ने मिस्टर एक्स को डिविडेंड नहीं दिया, तो उसे बोलेंगे अनपेड। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। अच्छा, तो अनक्लेम्ड क्या है? आप ही नहीं लिए, आप ही नहीं लिए। सर ऐसा कौन करता है? करते हैं बहुत लोग, अभी देता हूँ एग्जांपल। आप ही नहीं लिए, कंपनी ने तो दे रही थी, कंपनी तो दे रही थी भाई, आप ही नहीं लिए। देखिए डिविडेंड जो मिलता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वे में मिलता है, चेक में मिलता है, वारंट से मिलता है। सर अरेस्ट वारंट? अरे डिविडेंड वारंट बताऊंगा, इसके बाद आ रहा है भाई। तो मान लीजिए कि चेक मिला है डिविडेंड का। अब डिविडेंड तो जैसा बताया कि फेस वैल्यू पे मिलता है, 10 रुपये की फेस वैल्यू, उस पर अगर 100% डिविडेंड पे डिक्लेयर करो तो कितना होगा? 10 रुपया ही होगा। किसी के पास 10 शेयर हैं तो 10 × 10 100 रुपये की डिविडेंड। अब 100 रुपये का चेक आया है घर में, अब बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, कौन जाएगा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए? 2 रुपये 5 रुपये ऐसे चेक आते हैं दोस्तों, 2 रुपये 5 रुपये 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये। इतने छोटे छोटे अमाउंट के लिए लोग बैंक नहीं जाते हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो क्लेम ही नहीं करते डिविडेंड को, छोड़ देते हैं कि जाने दो। अब समझ में आया कि कैसे अनक्लेम्ड होता है। या मान लीजिए कि डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया था, पेमेंट भी कर दिया, चेक भी उनके एड्रेस पे पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने गलती से बैंक में नहीं डाला, खो गया, कुछ हुआ, कंपनी तो देना चाह रही थी, चेक गायब हो गया, तो इसे कहते हैं अनक्लेम्ड, क्लेम नहीं किया गया। ठीक है, ये क्लियर? ये भी क्लियर। तो मान लीजिए कि 1 लाख रुपए अनपेड या अनक्लेम्ड है। अब क्या करेगा? सर 30 दिन में तो दे देना चाहिए था, 30 दिन में तो दे देना चाहिए था। 30 दिन में जितना था उतना, मान लीजिए कि 10 लाख का डिविडेंड था, टोटल डिविडेंड 10 लाख का, ठीक है, और यहाँ तक 9 लाख पेड हो चुका है, लेकिन जो 1 लाख रुपए है वो अभी भी अनपेड अनक्लेम्ड है। तो सर 1 लाख का क्या करें? देखिए ये अभी मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर 30 डेज़ कंप्लीट होता है ना, 30 डेज़, 30 जनवरी, ये था 1 जनवरी प्लस 30 डेज़, तो ये 30 जनवरी हो गया। यहाँ तक अगर कुछ अनपेड अनक्लेम्ड है, अनपेड या अनक्लेम्ड है, तो यहाँ से प्लस 7 दिन,
मतलब कितना हो जाएगा? इसके एक्सपायरी से 7 दिन, मतलब 31 जनवरी से 31 जनवरी प्लस 7 डेज़ कितना हो जाएगा? 6 फ़ैब ना, 6 फरवरी तक वो टोटल अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सर उड़ी उड़ी जा, ये उड़ा क्या लिखा आपने? सर उड़ा क्या लिखा आपने? सेक्शन 124, सेक्शन के पीछे नहीं पढ़ते ना। ये है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? ये वही अकाउंट है कि 30 दिन में अगर कुछ डिविडेंड का पोर्शन पे नहीं किया गया या क्लेम नहीं किया शेयर होल्डर ने, तो फिर जो अनपेड अनक्लेम्ड रह गया वो सारा का सारा पैसा 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन कहाँ से? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। 30 डेज ऑफ व्हाट? डिक्लेरेशन से। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो इसे फास्ट कर लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इसे रिवाइंड कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि बताते वक्त खुद मुझे समझ में आ रहा है। सर वो तो सबको आता है। तो 30 दिन में पैसे अगर नहीं दिए तो 7 दिन के अंदर अंदर उड़ा में डाल देना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब जानते हैं अगर 7 दिन में फिर से अगर शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर, सॉरी, ये जो 7 दिन के अंदर अंदर ये अकाउंट खोलना पड़ता है ना, इसमें जब पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो फिर इसमें 7 साल 7 ईयर्स तक पैसा इसमें पड़ा रहता है, वो अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट 7 सालों तक। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी इतना हौच पौच नहीं करने वाला, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। नॉर्मली बता रहा हूँ कि 7 सालों तक इस अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, और 7 सालों तक भी अगर शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया तो फिर वो केंद्र सरकार के बनाए हुए IEPF, क्या कहा? IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये क्या नाम है? यहाँ 7 साल रहा, और आफ्टर 7 ईयर्स IEPF। देखिए इसके नाम में ही इसकी कहानी है, इन्वेस्टर्स के एजुकेशन, इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आप जो टीवी में एडवर्टाइज देखते हो ना कि म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, शेयर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें इन्वेस्ट करें, ये अच्छा है वो अच्छा है। ये जो ICAI ICSI चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीशिप या बहुत सारे एडवोकेट्स जो होते हैं सेमिनार्स करते हैं, इंस्टीट्यूट से करवाती है गवर्नमेंट, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? सरकार देती है। ये इस फंड से पैसा जाता है कि आप अवेयर करो लोगों को, एजुकेट करो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, एजुकेट करो उन्हें। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न हो गया क्या? मतलब क्लियर नहीं लिखा हूँ तो? चलो जब बता दिया तो 1 मिनट लगेगा। डिक्लेरेशन कब? 1 जनवरी, ये 5 डेज़, ये करो डिपॉजिट, ये 5 जनवरी, 30 डेज़, कितना हो गया? 30 जनवरी। इसमें क्या करना था? पे कर देना था आपको, और यहाँ से विदिन 7 डेज़, मतलब कि 6 फरवरी तक
अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना था और यहाँ पर 7 साल रहेगा और फिर 7 साल के बाद IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा सर, तो हमारा पैसा गया ना अगर 30 दिन में नहीं लिया तो? अरे नहीं रे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, आप यहाँ से भी क्लेम कर सकते हैं, अपना डिविडेंड मिल जाएगा। बस इसकी प्रोसीजर कुछ अलग होंगे, मैं बताऊंगा बड़ा ही डिटेल में, प्रैक्टिकली आपको फॉर्म ला के दिखाऊंगा कि कैसे क्लेम कर सकते हैं अगर आपका पैसा गलती से अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला गया है तो। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है ये। और अगर 7 सालों तक क्लेम नहीं किया और फिर आपका पैसा अगर IEPF में चला गया तो फिर आप कैसे क्लेम करेंगे? आपको पैसे यहाँ से भी मिल जाएंगे, लेकिन ना ये थोड़े मुश्किल टाइप होते हैं। मिल तो जाएगा लेकिन थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि सरकार के पास एक बार पैसे चले जाएं तो उसके बाद तो पता है कि आपको थोड़ी फाइलें घूमती है ना। एक पेन ख़रीदने के लिए भी वहाँ बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट रह गया, कैसे मिलेगा? मतलब कि ये था फॉर्म मतलब रूप। किस रूप में डिविडेंड का पैसा मिलेगा? कानून क्या कहता है? ओनली इन कैश एंड नॉट इन काइंड। क्या मतलब था इसका? मतलब था कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कैश में मिलेगा। सर कैश का क्या मतलब है? कि वहाँ पर ऐसे रोकड़े बांटे जाएंगे कि आओ और लेके जाओ अपना अपना डिविडेंड, और लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स की भाई कंपनी रुको, हमने भी शेयर खरीदा था, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, हम आते हैं अपना पर्स लेकर, आप हमें कैश दे देना, 2-2 हज़ार के नोट हम लेकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कैश का मतलब है यहाँ पर बैंकिंग चैनल। कैश का मतलब है नॉट इन काइंड, ठीक है? काइंड क्या हुआ? काइंड क्या हुआ? मान लीजिए जो कंपनी है वो कपड़ा मैन्युफैक्चर करती है, उसने कहा कि ये लो एक एक जींस ले लो, 1,000 का डिविडेंड बनता है आपका, एक जींस ले लो। या मान लीजिए कंपनी चावल प्रोड्यूस करती है, ठीक है? तो बोला कि एक काम करो, एक एक बोरा चावल ले लो। अब जो शेयर होल्डर है वो हैरान परेशान, भाई हमें तो लगा था कि पैसे मिलेंगे, ये तो कपड़ा दे रहा है, ये तो चावल दे रहा है, ये तो आलू दे रहा है, प्याज दे रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कंपनी कहती है कि चलो ठीक है, हम आपको कूपन दे देते हैं, आप जब भी शॉपिंग करोगे उस पर आपको 1,000 रुपये फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हो गया ना आपका 1,000 का फ़ायदा, हो गया डिविडेंड। शेयर होल्डर फिर हैरान परेशान, यार कैश क्यों नहीं मिलता? और ये गलत है ना कि आपने पैसे लगाए हैं रिटर्न के लिए और कैश की जगह आपको कुछ और मिल जा रहा है। तो इसलिए कानून ने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, आप ये सब गंदे काम नहीं करने वाले, आप नहीं कर सकते, आपको कैश में ही देना पड़ेगा। कैश मतलब नॉट इन काइंड। और लिखा है कि डिविडेंड पेबल इन कैश, जो पेबल है इन कैश में, may also be paid by चेक के थ्रू दे सकते हैं आप। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू दे सकते हैं। ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है? RBI अप्रूव्ड होना चाहिए ये। कोई एग्जांपल दो ना। पेटीएम करो, पेटीएम से दे दो, फ़ोनपे से दे दो,
ETC। आप NEFT से दो, RTGS से दो, ठीक है, डायरेक्ट दो, IMPS से दो, मतलब कोई भी बैंकिंग चैनल, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वे में, इलेक्ट्रॉनिक वे। और एक तरीका है कि वारंट से दो। सर अरेस्ट वारंट, वारंट एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, इसमें कंपनी का नाम, इसमें जो शेयर होल्डर होगा उसका बैंक अकाउंट नंबर होगा, उसमें बैंक का नाम होगा, ठीक है। ये नहीं होने से उसका एड्रेस भी हो सकता है, शेयर होल्डर का एड्रेस भी होता है, मतलब ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है इस वारंट में। जैसे अरेस्ट वारंट में क्या होता है, वो भी तो एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें अथराइजेशन होती है, जिसमें लिखा रहता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अथराइज़ किया जा रहा है, स्टैम्प होता है। वैसे ही ये कंपनी अपने तरफ से एक पीस ऑफ पेपर जारी करती है और वो डिविडेंड वारंट के नाम पर, उसमें ये बेसिक डिटेल्स होते हैं और वो पूरा वैलिड होता है। अच्छा, समझ में आ गया। कैश में मिल सकता है, मतलब कि कैश मतलब नॉट इन काइंड, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू मिल सकता है, चेक के थ्रू मिल सकता है, वारंट के थ्रू मिल सकता है। चल आपको फंसाते हैं थोड़ा। सर फिर फंसाओगे? कोई बताएगा चेक या वारंट की वैलिडिटी कितनी होती है? हाँ पता है, पता है, आपने बोल दिया। वैलिडिटी 3 मंथ। 3 मंथ में अगर इसे प्रोड्यूस नहीं किया तो बैंक में कोई बात नहीं, दोबारा से अप्लाई कर देंगे, कोई गुनाह थोड़ा ना किए हैं, दोबारा से अप्लाई कर देंगे कि ये रीज़न हो गया था और ये आपका पुराना चेक, पुराना वारंट है, इसे लीजिए और हमें नया वाला दीजिए, कंपनी दे देगी आपको। लेकिन मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल था कि मान लीजिए कि कंपनी ने चेक को इशू कर दिया, चेक या वारंट को इशू कर दिया, ठीक सर, इशू कर दिया। ये है वो पर्सन और ये उसका घर है कोलकाता में, ठीक है। लॉ कहता है कि 30 डेज़ में पेड हो जाना चाहिए, अब मान लीजिए कि कंपनी ने चेक इशू कर दिया, चेक गया पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद जब ये पोस्ट हुआ तो ये रास्ते में, देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना आपको नॉर्मल बुक में मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही रिसर्च करके लाया हूँ ये सब चीज़ आपके लिए, तो प्लीज़ फोकस कीजिए थोड़ा प्लीज़। रास्ते में ये खो गया, हो सकता है, पॉसिबल है, या मान लीजिए कि कुछ भी हो गया, इसके एड्रेस पर नॉट रिसीव्ड, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। दिख रहा है केस तो बड़ा सीरियस है। फिर से लिख दूँ क्या? ये जो चेक है या वारंट है, ये इशू तो हुआ, लेकिन जो 30 डेज़ का टाइमलाइन था, इसमें इसके एड्रेस पर नॉट रिसीव्ड, कंपनी ने इशू कर दिया, ठीक है, विदिन 30 डेज़।
नॉट रिसीव्ड। अब क्या होगा? तो शेयर होल्डर तो रोने लगेगा, शेयर होल्डर उदास हो जाएगा, रोएगा तो नहीं, वो क्लेम करेगा। अरे क्लेम छोड़ो, वो केस फाइल कर देगा कंपनी के ऊपर कि डिविडेंड नॉट पेड। जज साहब, हमें हमारा डिविडेंड नहीं मिला है, कंपनी ने पे नहीं किया हमें, सज़ा दो उन्हें। सज़ा का सेक्शन 127 पनिशमेंट इन केस ऑफ फेलियर टू पे डिविडेंड वंस डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड, वो करेंगे, एक अलग से ही उसकी क्लास करेंगे, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा उसमें। उसमें कैश भी दो, ठुकाई भी, सब कुछ है उसमें, मतलब जेल। कानून, बार बार कानून, जी हाँ, कानून ने कहा कि अगर आप चेक से या वारंट से देते हैं डिविडेंड को, अगर वंस पोस्टेड, मतलब पोस्टेड, मतलब पोस्टेड मतलब क्या होता है? पोस्टेड मतलब पोस्टेड, आपने अपने बॉय को देके भेज दिया कि जाओ इसे पोस्ट करके आ जाओ। देना इज़ नॉट पोस्टेड। जिस टाइम आपके पास वो रिसीट आ जाती है ना पोस्ट ऑफिस की, जिस डेट की वो होती है, उसे कहते हैं पोस्टेड। आपने एक बार अगर पोस्ट कर दिया तो कंपनी की जिम्मेदारी ख़त्म। सर कितनी बड़ी बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। डीम्ड मान लिया जाएगा, डीम्ड हैव बीन पेड। ओ माय गॉड, अब ये जो है तो रोने लगेगा तो, कि कंपनी, हमें तो मिला ही नहीं चेक, हमें तो मिला ही नहीं वारंट, और कंपनी कह रही कि डिविडेंड पेड हो गई। हाँ साहब, पेड हो गई, क्योंकि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उतनी ही है कि डिविडेंड वारंट और डिविडेंड चेक से अगर डिविडेंड दिया जा रहा है तो उससे एक बार अगर पोस्ट कर दिया है सक्सेसफुली तो उसके बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। लेकिन ये बोलेगा हमें तो मिला नहीं, हम क्या करें? तो कानून कहता है जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, वो एजेंट माने जाते हैं, एजेंट माने जाते हैं। सर ये क्या बात बता रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए तो बता रहा हूँ। वो एजेंट माने जाते हैं इसके, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट ऑफिस की है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। अच्छा, पता नहीं था। वीडियो बड़ा हो रहा है क्या? पानी पी लेते हैं ना। आपको पता है दोस्तों, ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ ये बिना कट, कॉपी पेस्ट, एडिट कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा कंटिन्यू वीडियो है। मैं बस एक चीज़ मिस करता हूँ, वो है लाइव इंटरेक्शन। और जल्द ही मैं क्लास सेटअप करने वाला हूँ दोस्तों। क्लास सेटअप मतलब जो आप प्रेफर करते हैं देखना। मुझे पता है कि कॉपी में ऐसे पढ़ाना, ऐसे बताना, लोगों को वो थोड़े ताम झाम, थोड़े वो सब चाहिए होते हैं स्टाइल, कि एनिमेशन आ रहा है भाई, आप वो राइटिंग पैड पे लिख रहे हो, लैपटॉप पे दिख रहा है वो स्क्रीन, इस मतलब वो टीचर भी, फैकल्टी भी दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा जल्द। लेकिन मैंने ये सब बहुत रिसर्च करके लाया आपके लिए। सर कितना पानी पी रहे हो? आई थिंक इन तीनों सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब वीडियो ख़त्म करेंगे, ठीक है। डिविडेंड कितना मिलेगा? ये तो है फेस वैल्यू पे, परसेंट फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड का जो भी है ऐसे मिल सकता है। और कभी कभी जो है वो पेड अप वैल्यू पे भी मिलता है,
अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अथराइज़ किया है तो। कब तक मिलेगा? 30 डेज़ में, और 5 दिन में डिक्लेरेशन से एक सेपरेट अकाउंट में शेड्यूल बैंक में जमा करना पड़ता है डिविडेंड का सारा पैसा। और कैसे मिलेगा? ये ओनली इन कैश, काइंड में नहीं मिलेगा, और जो कैश लिखा है वो मिल सकता है चेक से, वारंट से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये तीनों सवाल का जवाब आपको आई थिंक मिल गया होगा। ठीक है, आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो मैंने बातों को इतनी बार रिपीट की है कि शायद आप बोर हो चुके होंगे, बोर हो जाएंगे सुन के, मतलब बोर हो चुके होंगे। तो आप भले अभी बोर हो गए हो सुन के, नहीं देखना चाह रहे हो, लेकिन आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कभी आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा डिविडेंड से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन आएगा सामने, तो आपने इस चीज़ को इतनी बार सुनी है ना यहाँ पे, वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। चलिए डिविडेंड क्लास को पॉज करते हैं। कितना हुआ? 1 घंटा 21 मिनट। मन तो नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि और थोड़ा पढ़ाऊँ। चलिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस, थैंक यू सो मच, बाय।